My name is Umul Khair, and I have achieved a 428th rank in UPSC exam in my first attempt. And I'm doing PhD from Jawaharlal Nehru University right now. और इससे पहले कि मैं कुछ आपको आगे बताना शुरू करूं, आप अगर यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किसी भी तरह की जानकारी के लिए डिटेल्ड लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप डेली नॉलेज ट्रैक को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ, उन स्ट्रगल्स के बारे में जिससे मैं अंडरवेंट हुई, और उसके बाद में हम डिटेल्ड स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करेंगे जिसमें मैं आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी और कौन कौन सी मैंने बुक्स रेफर की थी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे किया था, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अगर मैं अपने बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दूं तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और बहुत एक साक्षर या यू कैन से एक अशिक्षित परिवार से मैं संबंध रखती हूँ। घर में ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है और बहुत लंबा समय मेरा बचपन का स्लम एरियाज में बीता और मेरे पापा डेली वेज अर्नर थे, फुटपाथ पे अलग अलग सामान वगैरह बेचा करते थे। तो जब घर में इस तरह का पढ़ाई का माहौल नहीं था तो लड़कियों की पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा इन्फेसिस नहीं किया जाता था। तो जब मैं 8वीं क्लास में आ गई थी तो फिर मेरे परिवार में एक तरीके से मना कर दिया गया था कि तुमने 8वीं क्लास पढ़ ली है, वो बहुत है, अब तुम्हें आगे पढ़ने नहीं दिया जाएगा। और हालांकि मैंने बहुत छोटी उम्र से 7वीं क्लास से ही मैं अपने उस सेम इस्लाम एरिया के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे का खर्चा वगैरह निकाल लिया करती थी। आई वॉज अर्निंग, मगर फिर भी घर का सपोर्ट नहीं मिल पाया। और बस उसमें दिल्ली में थी तो बार बार मुझसे कहा जाता था कि तुम ज़्यादा अगर जिद करोगी तो तुम्हें राजस्थान भेज दिया जाएगा। और राजस्थान जाने का मतलब था कि एक गांव में पढ़ाई बिल्कुल भी बंद ही हो जाती। तो उसकी वजह से फिर दिल्ली में मैंने एक कमरा अलग से त्रिलोकपुरी नाम के इलाके में ले लिया जब मैं 9वीं कक्षा में थी और मैंने अकेले रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसके साथ साथ मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई जारी रखी। और उसी तरह जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि मैं 50 रुपये में पूरा महीना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और एक दिन में कई कई बैच पढ़ाती थी ताकि इतने पैसे इकट्ठे हो पाए कि मैं कमरे का किराया दे पाऊँ और बिजली का बिल, पानी का बिल दे के अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर पाऊँ। तो लेकिन फिर भी जो बच्चों को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस था उसने मुझे इतना ज़्यादा मैच्योर कर दिया था, मेरा नॉलेज बेस इतना ज़्यादा ब्रॉड कर दिया था कि बिना पढ़े भी ठीक ठाक नंबर आ जाया करते थे। तो 10th में मैंने टॉप किया था, 91% मार्क्स थे। 12th में मैंने टॉप किया, 90% थे मार्क्स और स्कूल की हेड गर्ल रही। और उसके बाद में फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स किया और फिर MA JNU से किया, MPhil JNU से किया और अब PhD का पहला साल है इंटरनेशनल रिलेशंस में और मेरा स्पेशलाइजेशन रशियन एंड रिलीजन स्टडीज़ है। मैं डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हूँ, मुझे खुद भी डिसेबिलिटी है। मेरी डिसेबिलिटी का नाम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टार्डा है, जिसे आम भाषा में फ्रजाइल वुंड डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो बचपन में मेरे कई बार फ्रैक्चर्स हुए, कई बार करेक्टिव सर्जरीज हुई। तो जिस वक्त मैं अकेली रहती थी तो माता पिता का साथ ना होना और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के अलावा मेरी डिसेबिलिटी भी कुछ एक ऐसा फैक्टर था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किए रखा। मगर इन सारी चीज़ों से उबर के मैंने अपने बचपन के सपने को पूरा किया और पहले अटेम्प्ट में 420th रैंक आई है। तो उसमें जो भी मेरी स्ट्रेटजी है, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल फीलिंग ऑनर्ड, आई एम डिस्कसिंग माई स्ट्रेटजी विद यू गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूपीएससी के लिए हमारे मन में कुछ गलत फहमियाँ होती हैं। बहुत ही जल्दी से मैं वो गलत फहमियाँ आपको बताना चाहूँगी कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को अपनी मंजिल से दूर रखते हैं। हमारा ये मानना कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आपका अंग्रेजी मीडियम का होना ज़रूरी है, या ये मान लेना कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आपका साउंड साइंस बैकग्राउंड में होना ज़रूरी है, किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री होनी ज़रूरी है, या फिर ये मान लेना कि यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत साल जम के तैयारी करें और उसके बाद में एग्जाम में अपीयर हों, वो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। हिंदी मीडियम या वर्नाक्युलर मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट है वो भी यूपीएससी में बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे में आपका क्या साइंस बैकग्राउंड था या कौन सा बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। और प्रेपरेशन के लिए 1 साल का 1.5 साल का टाइम मोर देन इनफ है। तो कभी भी वो परफेक्शन के
पीछे बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, क्योंकि इस पूरी तैयारी के दौरान कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं आता जब आप पूरी तरीके से 100% तरीके से आप अपने आप को तैयार समझें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कीजिएगा। और एक चीज़ जो यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका मोटिवेटेड होना, आपका इंटरनली मोटिवेटेड होना। मतलब कई बार ये होता है कि हमारे माता पिता ने कह दिया, किसी फ्रेंड ने कहा, किसी को देख लिया, तो उसकी वजह से यूपीएससी की तैयारी करने लगे। तो ये जो सब फैक्टर्स हैं ये आपको 2-3 महीने तक तो रख सकते हैं एनर्जाइज्ड, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए जो 1-1.5 साल तक जो आपको कंसिस्टेंटली जब डेडिकेटेडली तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए आपको कुछ इंटरनली इंस्पिरेशनल फैक्टर की जरूरत होती है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले वो उस वक्त आपको आएगा जिस वक्त आपको ये पता होगा कि यूपीएससी को करने के बाद में आप क्या बनेंगे और आप क्या कर पाएंगे। तो मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस का जॉब प्रोफाइल क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या क्या किस तरह से काम किया जाता है। तो सबसे पहले कि सिर्फ आप आंखें बंद करके यूपीएससी की तैयारी में लग जाएं, आप एक अच्छा रिसर्च करिए 2-3 दिन का, और पूरे प्रोसेस को तैयार की जानकारी इकट्ठी करिए कि यूपीएससी कैसे एग्जाम कराता है, किस तरीके सिलेबस क्या है, कितने पेपर्स होते हैं, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, कुछ टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू सुनिए, और जॉब प्रोफाइलिंग के बारे में पता करिए। तो जब आप एक वेल इन्फॉर्म्ड एस्पिरेंट होंगे तो जो आपका जो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा एग्जाम में अपियर होने का, और उसको लेके फिर जो आपके अंदर जो इंटरनली मोटिवेशन का फैक्टर जो होगा वो बहुत हद तक सस्टेनिंग होगा, और उसकी वजह से फिर आपको बार बार किसी से पूछने की, किसी से स्ट्रेटेजी पता करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मोरलेस पता होगा कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले कहीं और कुछ पता करने से पहले आप अपने लेवल पे एक अच्छा रिसर्च करिए। इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, यूपीएससी के पूरे एग्जाम के प्रोसेस के बारे में, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड बेस। अब एग्जाम की प्रेपरेशन की बात करें तो एग्जाम 3 लेवल पे होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, सीसैट एंड जनरल स्टडीज। सीसैट जो है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस आते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा कुछ रीजनिंग के, ब्लड रिलेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सीसैट क्योंकि अब सिर्फ क्वालिफाइंग है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की, बहुत ज़्यादा 2-3 महीना देना या रोज़ 3 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत तैयारी करके टाइम मतलब काम चलाया जा सकता है, बिकॉज हमें सिर्फ 33% इसमें मार्क्स स्कोर करने हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट ना डाल के आप बस ये देखिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और आप उन्हें ठीक तरीके से स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपका स्कोरिंग ठीक ठाक तरीके से पासिंग लाइन के पास में है तो आपको सीसैट पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन फैक्टर है वो आपका जनरल स्टडीज़ है प्रीलिम्स का, और उसकी हमें अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि उसके आधार पर जो है हमारा मेंस में सिलेक्शन हुआ है या नहीं वो डिसाइड करेगा। तो जो प्रीलिम्स के जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करने होंगे। जो पिछले साल का पेपर था उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आया था और करंट अफेयर्स के करीब 85% क्वेश्चंस थे, मगर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इस बार इतना सेम एम्फेसिस करंट अफेयर पे नहीं रहेगा। तो आपको करंट अफेयर और जो स्टैटिक पोर्शन है हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो फंडामेंटल स्टैटिक पार्ट है उसको भी उतना ही अच्छे से तैयार करके जाना है। प्रीलिम्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस है वो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में कई बार बहुत ही प्रोफाउंड इंफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड किताबों में भी मिलनी मुश्किल होगी। तो जो एनसीईआरटीज हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमी की 10th और 11th 12th की आप एनसीईआरटी इकोनॉमी के लिए अच्छे से कीजिएगा। जो 11th क्लास की इकोनॉमी है वो आपको इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताएगी कि जो करंट मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो इवॉल्व हो गया है, वो किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में 12th क्लास की जो इकोनॉमी की किताबें हैं, माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो एंड मैक्रो, उसे हमें अच्छे से करना है, ताकि उसको करने से जो फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन वगैरह, वो सब हमें अच्छे से पता चल जाए।
और इकोनॉमी में इन दो रेफरेंसेस 11th और 12th के अलावा मृणाल की जो वेबसाइट है मृणाल सर की, उसमें पीपीटीज है। तो जो उसके शुरू की जो कुछ पीपीटीज हैं जो कि बताते हैं सीआरआर, एसएलआर, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन के बारे में, उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके पीपीटीज भी मौजूद हैं। तो जब आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपका अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा भी अगर आप कमज़ोर हैं तो वो सब आपका एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमी आपका एक स्ट्रांग बेस बन सकता है। इकोनॉमी में बस यही करने की ज़रूरत है, और बाकी की जो चीज़ें रहेंगी, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत डायनेमिक चीज़ है, तो जो आप गवर्नमेंट पॉलिसीज और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें उधर से आपकी कंप्लीट होती चली जाएंगी। रही हिस्ट्री की बात, तो हिस्ट्री में हमें एनसीईआरटीज पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी। और अगर ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते तो तमिलनाडु बोर्ड की जो 10th 11th की जो हिस्ट्री की बुक है, उसको आप ज़रूर रेफर कीजिएगा। वो बहुत ही शानदार तरीके से लिखी हुई होलिस्टिक कंसाइज किताब है। और उसके अलावा हम जो स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न इंडिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस यूपीएससी में मॉडर्न, एंशियंट और मिडिवल के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो बहुत सारी किताबें पढ़ के हर एक चीज़ को रट के याद करके अपना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉडर्न इंडिया को अच्छे से कीजिएगा। और बाकी एक बार एनसीईआरटी अगर आप वो तमिलनाडु बोर्ड की जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे तो आपका मिडिवल और एंशियंट एक ग्रेसफुली तरीके से अच्छे बेस में तैयार हो जाएगा। रही आर्ट एंड कल्चर की बात, तो आर्ट एंड कल्चर में आप नितिन सिंघानिया नाम के ऑथर की किताब पढ़ लीजिएगा, दैट वुड बी मोर देन इनफ। और उसके अलावा ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आप 6 to 12th न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। और जो खास हमारा एम्फेसिस रहेगा वो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी पे रहेगा। उसमें जो कुछ कंसेप्ट हैं क्लाइमेटोलॉजी के, ओशनोग्राफी के, वो इतने शानदार, इतने कंसाइज, इतने सिंपल तरीके से लिखे हुए हैं कि शायद और कहीं जगह पर उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलना मुश्किल होगा। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। और ज्योग्राफी में अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो मृणाल सर की वेबसाइट पे ज्योग्राफी के कुछ पीपीटीज हैं जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी एंड बाकी अदर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से कंसाइज तरीके से दिया हुआ है। तो यू कैन डू दैट। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप डी.आर. खुल्लर या सविंदर सिंह नाम की बड़ी बड़ी किताबें ज्योग्राफी में पढ़ें, क्योंकि उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा किसी सब्जेक्ट के डीप में जाएं, इतना किताबें पढ़ने के बाद में उसका कोई रिविजन भी ना हो पाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम आप प्रीलिम्स में एक साथ होते हैं, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फंडामेंटल्स के लिए आप शंकर की इन्वायरमेंट की किताब पढ़ेंगे, शंकर इज द नेम ऑफ द ऑथर, और वो किताब हमारे बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो डायनेमिक कंसेप्ट है, डायनेमिक फैक्टर्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हैं, वो अलग अलग पोर्टल्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट के, जैसे विजन आईएएस का जो आता है मींस 365 पीटी 365, उससे हमारा कवर हो जाएगा। इनसाइट ऑन इंडिया भी अपनी इस तरह की बुकलेट्स निकालता है, उससे हमारा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी वगैरह बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। तो ये सोशल इश्यूज पे जो है आप अपने 11th एंड 12th की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। ये तो बेसिक हमारी स्टैटिक किताब है। एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक ही किताब पढ़ना काफ़ी रहेगा। बहुत सारी किताबें, मैं बार बार कह रही हूँ, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर किताब में एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से पैराफ्रेज करके लिखा गया है। तो बजाय अलग अलग किताबें पढ़ने के, अगर एक ही किताब को हम 2-3 बार पढ़ लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो प्रीलिम के स्टैटिक पार्ट को करने के बाद में आप जो करंट अफेयर्स है, मैं बार बार जैसे विजन का नाम ले रही हूँ, विजन के जो पीटी 365 की जो सीरीज़ है, इनसाइट ऑन इंडिया का प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव जो उनकी सीरीज़ है, उसको बहुत अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स हमारे ठीक ढंग से हो पाएंगे। और उसके अब आता है कि न्यूज़पेपर का कितना इम्पोर्टेंस है। तो न्यूज़पेपर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम, और आप कोई भी 2 न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं। मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रेफर किया था। कई बार मेरे फ्रेंड्स जो है न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी में बहुत ज़्यादा वेटरन है और आपको पता है कि किस तरह से नोट्स बनने चाहिए, और नोट्स बनाने की एक स्किल होती है, अगर आप उसको करने के बाद में अगर आप सब चीज़ों को कैच कर पाते हैं तब तो नोट बनाना ठीक है। वरना अगर आप न्यू कमर हैं और आप सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 12-1 बजे तक सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, और वो भी ऐसे नोट कि आप खुद दोबारा उन्हें कभी नहीं पढ़ पाएंगे, तो इस तरह के नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो करंट अफेयर के नोट आप बनाएंगे वो अगर ऑलरेडी बाजार में अगर विजन और इनसाइट वगैरह कवर कर रहे हैं
तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करके अपना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अपने दोस्तों से कहूंगी कि एक न्यूज़पेपर को लेके उसके 4 घंटे तक नोट्स बनाने के बजाय आप सिर्फ न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का समराइजेशन, करंट अफेयर की जो समरी और एक कलेक्टिव जो उसका एक कंपिलेशन है वो बाजार में अवेलेबल है। तो इस तरह के अननेसेसरी हार्डवर्क से बचिए। प्रीलिम्स की इन चीजों के अलावा जो नोट मेकिंग है, न्यूज़पेपर नोट मेकिंग के अलावा बाकी भी चीजों की नोट मेकिंग की अगर बात आती है तो मुझे लगता है कि नोट मेकिंग कुछ ही चीजों में रखें। हर एक चीज के नोट्स बनाने से हमारा सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, एनर्जी बर्बाद होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि एनसीईआरटी के भी नोट बनाते हैं। एनसीईआरटी खुद अपने आप में एक नोट फॉर्म में कंसाइज इन्फॉर्मेशन है। अब उसको भी अगर किसी कागज पे लिख लिया जाए और सारे एनसीईआरटीज के अगर नोट बना लिए जाए तो इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो एनसीईआरटी या कुछ इस तरह की किताबें जो खुद अपने आप में एक किताब है, उसको अगर सिर्फ अंडरलाइन कर लिया जाए, हाईलाइट कर लिया जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको अलग से किसी कागज पे लिखने की जरूरत रहेगी। नोट्स उस वक्त आप बनाएं जब आप एक साथ 3-4 सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं और हर एक में अलग अलग बात लिखी है और आपको उन सारी चीजों को एक जगह पर लिखना है, एक जगह पर रखना है, ताकि आप उसे बाद में याद कर सके, रिवाइज कर सके। तो ऐसे में अगर आप अपने ऑप्शनल पेपर के लिए नोट बनाते हैं, ऐसे के लिए अगर आप कुछ नोट मेकिंग करते हैं तो वो सेंस देता है। मगर एनसीईआरटी के नोट बना लेना, स्पेक्ट्रम जो खुद एक नोट है उसका नोट बना लेना जो है वो थोड़ा हमारे समय की बर्बादी होगी। जो रेफरेंस हमने प्रीलिम्स के लिए लिया था वही हमें मेंस के लिए भी लेना है। मेंस में आपका एक ऐसे का पेपर होता है जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। उसके अलावा जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो ऐसे में जो है पहले बहुत फिलोसॉफिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाया करते थे, मगर लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, द क्वेश्चन ऑन रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप अपने आप से बनाकर कुछ नहीं लिख सकते। जब अगर आपको पता है तभी ऐसे अटेम्प्ट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो आपसे जो इस साल जो प्रिपेयर कर रहे हैं साथी, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप इस तरह के 10-12 टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है उसकी इतना जानकारी इकट्ठी करिए कि आप उसमें करीब 1000 या 1200 आप वर्ड्स लिख सकें। और ऐसे में आप कोशिश करें, जब हमें 2 ऐसे लिखने होते हैं तो दोनों ऐसे एक ही जैसे ना हो, या क्योंकि दोनों ही ऐसे अगर आपने फिलोसॉफिकल लिख दिया, दोनों ही ऐसे अगर आपने इन्फॉर्मेशन टाइप लिख दी है, तो कई बार अनकॉन्शियसली हम अपनी ही बातों को पैराफ्रेज करके दोनों ऐसे में लिखते रहते हैं। चीजें सेम होती हैं, आइडियाज सेम होते हैं, क्योंकि आप एक फ्लो में लिख रहे होते हो, मगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा अलग जा रहा है। तो आप कोशिश करें जैसे कि एक फिलोसॉफिकल और एक थोड़ा टेक्निकल, अगर इस तरह लिखेंगे तो आप अपने शब्दों को, अपने सेंटेंसेस को, अपने एक्सप्रेशन को रिपीट नहीं करेंगे, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आने के काफी हद तक चांसेस रहेंगे। ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जनरल स्टडीज के जब पेपर्स की बात करें तो पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज जो है वो पेपर 1 का एक लार्ज हिस्सा है। रेफरेंसेस जो है मोरलेस हमारे जो हमने पहले पढ़े थे रेफरेंसेस उन्हें ही रखना है। पेपर 2 जो है वो आपका पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 2 का हिस्सा है। बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है पेपर 2। तो उसके अंदर सिर्फ लक्ष्मीकांत हमारी पढ़ लेने से या इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कुछ नोट्स पढ़ लेने से हम खुश नहीं होंगे। न्यूज़पेपर से जो उसका जो एडिटोरियल एनालिसिस आएगा उसके ऊपर एक आपका एक उसको पढ़ के इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और एक अपना ओपिनियन बनाना जो है वो पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पेपर 3 की बात करें तो इकोनॉमी सबसे ज्यादा सेंट्रल एस्पेक्ट है उसका, और उसके लिए हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होगा, सिर्फ पेपर 3 के लिए नहीं होगा, बल्कि जो ऐसे है और जो दूसरी जगहों पे जो फॉर्डर पॉइंट की हमें जरूरत होती है वो भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे से काफी हद तक कवर हो जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे हमें बहुत थोरोली करना है, क्योंकि कई बार इकोनॉमिक सर्वे की लाइंस को एज इट इज उठाकर क्वेश्चन बना दिया जाता है यूपीएससी में। तो इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 का हिस्सा है, जिसमें आप विजन वगैरह अलग अलग पोर्टल्स के जो नोट्स आते हैं उसको रेफर कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक हिस्सा है पेपर 3 का, जिसको अगर कोई रिसेंटली अगर कोई डिजास्टर हुआ है तो उसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट्स जो टाइमली आती हैं उसमें अलग अलग डिजास्टर से निपटने के लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उसको आप थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा। जो पेपर 4 है दैट इज ऑफ एथिक्स एंड इंटेग्रिटी का जो पेपर है उसमें किसी किताब का रट के पढ़ने के और उसको फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने के बजाय उस चीज को इंटरनलाइज करके अगर आप अपना ओपिनियन लिखेंगे तो आपको
अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप ऐसे के अगर आप जनरल स्टडीज पेपर 4 के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखें तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो कि आप अपने आप से इतना खूबसूरत आंसर दे सकते हैं कि फिर आपको किसी भी ऑथर की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी बेसिक कंसेप्ट के लिए बाजार में कुछ किताबें अवेलेबल है, उसको आप रेफर करिए। केस स्टडीज जो है वो पेपर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। केस स्टडीज हमें करनी है। केस स्टडीज को लिखने का तरीका होता है, तो आप बाजार से कुछ किताबें ले सकते हैं जिसमें केस स्टडीज अलग अलग तरह की होती है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ केस स्टडीज ऐसी होंगी जिसमें आपको ये अज्यूम करवाया जाएगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कुछ केस स्टडीज ऐसी होंगी जो आपको एक लेमैन की तरह किसी बात को डिसीजन लेने के लिए करती हैं। तो जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या कर सकता है। आपका इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके साथ पूरी स्टेट मशीनरी है, पूरी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी आपकी अथॉरिटी में है, तो आप उसको यूज करके जो है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक वेल थॉट स्ट्रेटेजी के साथ आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो ये जो सारे नुआंसेस हैं ये प्रैक्टिस करके आएंगे, अलग अलग केस स्टडीज को पढ़कर आएंगे, तो उसके लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी रखें। उसके अलावा आपका ऑप्शनल पेपर है। अब सवाल ये आया कि ऑप्शनल पेपर को सिलेक्ट कैसे किया जाए, तो ऑप्शनल में मोरलेस अगर आप अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अगर उसका सिलेक्शन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी से बीए किया था और साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने साइकोलॉजी अपना ऑप्शनल रखा। ऑप्शनल पेपर में जो पेपर 1 है वो काफी हद तक फंडामेंटल थियोरेटिकल होता है, और जो पेपर 2 है वो उसका एप्लीकेशन होता है। तो अगर मैं अपने साइकोलॉजी की बात करूं तो हालांकि मैं ग्रेजुएट हूं, लेकिन फिर भी मैंने ज्योग्राफी साइकोलॉजी की 11th एंड 12th की पहले एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ी, और उसके बाद में फिर जो साइकोलॉजी की कुछ जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जैसे बैरन फॉर जनरल इंट्रोडक्शन टू जनरल साइकोलॉजी, उसको पढ़ा, और मैंने एटकिंसन एंड फेल्डमैन भी साइकोलॉजी के लिए रेफर किया था। और जो पेपर 2 है उसके लिए स्मारक स्वेन की साइकोलॉजी की किताब मोर देन इनफ है, और उसको पढ़ के पेपर 2 अच्छे से किया जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि स्मारक स्वेन बहुत ही ल्यूसिड, आसान तरीके की लिखी हुई किताब है, तो लोग पहले स्मारक स्वेन पढ़ने लगते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि पहले पेपर 2 साइकोलॉजी ऑप्शनल का करने के बजाय आप पेपर 1 करें, क्योंकि पेपर 1 के जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करके आप पेपर 2 को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर 1 में जो एस्पेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड मेकिंग, एटीट्यूड चेंज, एंड व्हाई एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर डिफरेंट डीलिंग्स। अगर आप एटीट्यूड के ऊपर अगर आप अच्छे से अपना फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं, तो बाद में अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हम पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, किस तरह स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगों को साइकोलॉजी के प्रिंसिपल के जरिए इनकरेज किया जा सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए साइकोलॉजी प्रिंसिपल किस तरह यूज किए जाएंगे, तो ऐसे में जो आपने एटीट्यूड चेंज का जो पेपर 1 में पढ़ा था उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन के जरिए आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो पहले पेपर 1 में अपनी अच्छी मजबूती के साथ फंडामेंटल क्लियर कीजिए, उसके बाद में पेपर 2 की हम तैयारी करेंगे। इन सारी रेफरेंसेस के डिस्कशन के अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कुछ ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी कीमत पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको एक टाइम लिमिट में रह के आपको टाइम निर्धारित करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन 7 to 8 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन हर हालत में कंप्लीट करना है। तो स्टॉप वॉच रखकर अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और पहले आप एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन 7 मिनट में कंप्लीट हो, और फिर 3 घंटे के हिसाब से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्या 3 घंटे में आप पूरे 20 क्वेश्चन अच्छे तरीके से उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे इनसाइट ऑन इंडिया जो है अलग अलग करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे रोज क्वेश्चन बना के देते हैं, और उसमें फिर स्टूडेंट अपने आंसर्स भी लिखते हैं जो एस्पिरेंट है। इसी तरह सिविल्स डेली है, वो पेपर जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चन बनाते हैं। तो इन वेबसाइट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि दूसरे लोग इसमें अपने आंसर्स अपलोड करते हैं, तो उसमें कई बार ये हो सकता है कि कुछ अच्छे आंसर होते हैं जिसकी वजह से आपको भी पता चल सकता है कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। तो उसमें आपकी आंसर राइटिंग की जो मेच्योरिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपको अलग अलग तरीकों से एक आंसर को एक वन एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स इट कैन बी डिल्ट इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डिल्ट, वो आप एक अच्छे तरीके से सीख पाएंगे।
अब अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू प्रेपरेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। कई बार इंटरव्यू से बहुत सारे लोग घबराते भी हैं कि इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, तो इंटरव्यू को बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर हम तैयारी करेंगे तो ये आसान हो सकता है। इस साल मेरे इंटरव्यू में 206 मार्क्स आए, जो कि इस साल के हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो बहुत ही कम लोगों ने 206 स्कोर किया है, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो ऐसे में मैं अपनी स्ट्रेटेजी जो मैंने इंटरव्यू के लिए की थी वो मैं बताऊंगी। तो वो ये था कि सबसे पहले जो अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि हम प्रीलिम्स के मतलब अपनी प्रेपरेशन के दौरान जो भरते हैं, उसको बहुत ही हमें समझदारी से भरना है। इंटरव्यू की तैयारी तभी से हमारी शुरू होगी, क्योंकि जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो चीज लिख दी गई, काफी हद तक आपका इंटरव्यू उसके अराउंड सेंटर्ड हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी वाला जो एक सेक्शन है, उसमें अगर आप अपनी हॉबी अगर लिख देते हैं लिसनिंग म्यूजिक, तो अब ये म्यूजिक इतना ब्रॉड है कि बाद में इंटरव्यू में आपको उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा म्यूजिक आप सुनते हैं। तो ऐसे में जैसे प्लेइंग आउटडोर गेम्स, तो इस तरह की चीजें जो है ये, उसे मैं सुसाइडल टेंडेंसी कहूंगी कि आप अपने हॉबीज को इतना ज्यादा ओपन एंडेड मत रखिए, डिफाइन कीजिए, बहुत ही कंसाइज तरीके से कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप ये लिख सकते हैं कि जैसे लिसनिंग विच म्यूजिक, तो हिंदी म्यूजिक, और हिंदी म्यूजिक में भी क्या था, फॉर एग्जांपल कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, तो लिसनिंग हिंदी कंटेम्प्रेरी म्यूजिक। तो उसको जितना ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं उतना आपको अपनी हॉबी को करना है। और अगर हॉबी है तो उसको लिखिएगा, जबरदस्ती कोई हॉबी मतलब क्रिएट करके उसमें लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले आप अपना जो डीएफ में एक एक शब्द है उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। जैसे आपका होम टाउन है तो होम टाउन की जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो अच्छे से आपको देखना है। तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो जिस वक्त मैं डीएफ की तैयारी, डीएफ पे क्वेश्चन बना रही थी, तो करीब मैंने 300 क्वेश्चंस बनाए। उसमें क्योंकि आई एम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू, तो जेएनयू से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बने। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बने। क्योंकि हायर एजुकेशन में हूँ तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या रोल है, किस तरह से वो करता है, इस तरह के क्वेश्चन बने। मैं डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हूँ, तो उसको मैंने डीएफ में कहीं मेंशन किया था, तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने। मेरी हॉबी है टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, तो उसमें एनिमल वेलफेयर, एनिमल टेकिंग केयर और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके जो भी कंट्रोवर्सीज चली, इस तरह के मतलब पूरा एग्जॉस्ट करके आपको उसके क्वेश्चन बना लेने हैं। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन बनाकर जब आप एक फैक्ट ओरिएंटेड कंक्रीट इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, तो फिर एक वो जो अनसर्टेनिटी वाला जो फैक्टर इंटरव्यू के लिए होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। और देखिए ये भी बात है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो आपको सारे क्वेश्चन आते हो। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस पर है, जिसपे अगर आप ये कह दें कि आई डोंट नो बहुत ही ईमानदारी के साथ, तो ठीक है, उसमें इतना कोई खराब नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप अपने डीएफ से संबंधित अगर कोई जानकारी अगर आपको नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप, जैसे मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान की कोई बेसिक फंडामेंटल चीज के बारे में अगर मुझे नहीं मालूम, तो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि अनफॉरगेटेबल है। तो ये जो डीएफ की क्वेश्चंस की तैयारी है, ये एक बार जब आपकी हो जाए तो फिर आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए। और मॉक इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है कि शुरू के आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे ना हो और बहुत ज्यादा मतलब वहां से क्रिटिसिज्म मिले और बहुत ज्यादा आपको तैयारी वगैरह करने के लिए कहा जाए, तो वो आप उसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लीजिए, उसको अदरवाइज लेकर ईगो पर लेकर कि अब नहीं जाना है, अब अपने आप तैयारी कर लेंगे, इस तरह की गलती मत कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, उनके जो फीडबैक है उसको बहुत सीरियसली लीजिए। और इंटरव्यू बोर्ड में जितना नॉर्मल रहेंगे, जितना ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ज्यादा ठीक है। बहुत ही एक नेचुरल तरीके से आपको बात करनी है। यू हैव टू कीप द रिस्पेक्ट इन योर अप्रोच, लेकिन उसके अलावा आपको रिजिडिटी लेकर नहीं आनी है, मतलब बहुत ज्यादा अकड़ के या बहुत ज्यादा एक आर्टिफिशियल एटीट्यूड के साथ आपको बात करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए ये इंटरव्यू प्रीलिम्स मेंस का ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि यूपीएससी मतलब मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर एक वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से सारी जानकारी को इकट्ठा करके अगर तैयारी की जाए, तो जितना ज्यादा अनप्रोबेबिलिटी का फैक्टर हम मानते हैं उतना ज्यादा नहीं है। तो बस यही है कि आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।